हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आदिम अर्थव्यवस्था का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने आदिम अर्थव्यवस्था को किस तरह से वर्गीकृत किया है, उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो देखिए जनजातीय अर्थव्यवस्था का विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने जो वर्गीकरण किया है, उनमें पहला हम पढ़ते हैं टी.वी. दास का आर्थिक वर्गीकरण। टी.वी. दास ने जनजातियों को या आदिम अर्थव्यवस्था को जो है आर्थिक दृष्टि से जो है 5 भागों में विभक्त किया है। पहला उन्होंने खानाबदोश, भोजन संग्रहित करने वाली या चरागाही आदिम लोगों के रूप में उसको विभक्त किया है। दूसरा उन्होंने बताया है पहाड़ी ढालों की स्थानांतरण या कृषक जनजातियाँ। तीसरा पठार एवं पहाड़ी तलहटी में हल द्वारा कृषि करने वाली आदिम जनजातियाँ। चौथा जो उन्होंने बताया है जनजातियाँ जो आंशिक रूप से हिंदू सामाजिक व्यवस्था में लीन हो चुकी है। पांचवा जो उन्होंने बताया पूर्ण रूप से आत्मसात जनजातीय समूह जो हिंदुओं में उच्च सामाजिक पद प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, तो ये टी.वी. दास का आर्थिक वर्गीकरण था। अब हम देखते हैं मजूमदार और मदान का जो वर्गीकरण है। तो मजूमदार और मदान ने आर्थिक दृष्टि से जनजातियों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। प्रथम स्तर पर उन्होंने वर्गीकृत किया है। प्रथम स्तर में वनों में निवास करने वाले आदिवासी समूह को उन्होंने बांटा है। उन्होंने कहा है कि ये पूर्णतः जो है वनों पर ही डिपेंड करते हैं। उनके भोजन को इकट्ठा करना ही इनकी जो है अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। ये अपना अधिकांश जो है सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से ही करते हैं। ठीक है, द्वितीय स्तर पर उन्होंने जो है खास संग्रह के साथ आदिम कृषि वाली जनजातियों को रखा है, जो खास संग्रहण के साथ ही आदिम कृषि कार्य भी करते हैं। मध्य प्रदेश के कमार, बैगा, दक्षिण के रेड्डी जनजाति समूह को इस स्तर में उन्होंने रखा है। तृतीय स्तर में जो है मजूमदार एवं मदान ने कृषि पर आश्रितता के साथ वनोपज पर निर्भर रहने वाली जनजातियों को इसमें सम्मिलित किया है, जो किसी न किसी प्रकार कृषि पर आश्रित होने के साथ साथ ही वनोपज संग्रहण भी करती है। उत्तर पूर्वी और मध्य भारत की जनजातियां जो है इस स्तर में आ सकती है। मूरिया, माड़िया, कोरवा, समर, बेगा, गारो स्थानांतरित कृषि करती है और गोंड, उराव, संथाल, चारू, मुंडा, भील, भतरा आदि जो है स्थायी कृषि करने वाली जनजातियां हैं। चतुर्थ स्तर पर मजूमदार एवं मदान ने जो है व्यवसाय में संलग्न जनजातियों को रखा है, जो उद्योग में कार्यरत है। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश की जनजातियां अपने जो है परंपरागत कार्यों को छोड़ के औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सड़क, बांध या मकान बनाने जैसे कार्यों में लगी हुई है। संथाल, हो, मुंडा, गोंड, मारिया आदि इसके अंतर्गत उन्होंने रखी है। आगे हम चलते हैं अर्नेस्ट ग्रोस का वर्गीकरण। अर्नेस्ट ग्रोस ने विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में जनजातीय अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत किया है। पहला उन्होंने बताया संग्रहात्मक अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत ग्रास ने उन जनजातीय समूह को सम्मिलित किया है जो जीवन यापन के लिए वनों से खाद्य सामग्री का संकलन करती है। कदार, चेंचू, बिरहोर, कोरबा, खेरवार आदि जनजातियां संग्रहात्मक अर्थव्यवस्था का निर्वाह कर रही है। सेकंड उन्होंने बताया है यायावरिया घुमक्कड़ संस्कृति अर्थव्यवस्था। ग्रॉस ने अपने वर्गीकरण में बताया कि कुछ जनजातियों के निवास स्थायी नहीं होते हैं। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण सदैव एक जगह से दूसरी जगह को आते रहते हैं। इन्हें मौसम और स्थान का पूरा अनुभव और ज्ञान होता है कि किस मौसम में कहाँ पर कौन सी भोजन सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इनमें अगर मेन रूप से हम बात करें तो कमार, बिरहोर, खारिया, जुआंग, बंजारा या गठिया संस्कृति घुमक्कड़ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। तीसरा अर्नेस्ट ग्रोस ने बताया है स्थिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जनजातीय समुदाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था से प्रभावित पशुपालन, कृषि व्यवसाय, लघु उद्योग, कारीगर, हस्तशिल्प आदि व्यावसायिक
पर जीवन यापन करते हैं। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या असम की अधिकांश जनजातियां जो है स्थायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती है। चौथा जो है अर्नेस्ट ग्रोस ने बताया है नगरीय अर्थव्यवस्था। तो भारत की जनजातियां नगरीकरण से प्रभावित होकर नगरीय अर्थव्यवस्था का पालन कर रही है। असम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कश्मीर की कुछ जनजातियां जो है ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प का निर्माण कर शहरों में उसको बेचने का काम करती है। पांचवा ग्रोस ने बताया है महानगरीय अर्थव्यवस्था। तो जनजातीय अर्थव्यवस्था का यह स्वरूप जो है वृहद उद्योगों, उच्च स्तरीय व्यवसायों से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनजातियां अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या मुंबई आदि की जनजातीय समूह के कुछ लोग जो है मछली पालन जैसे व्यवसाय को बड़े स्तर पर भी करने लगे हैं। आगे हम चलते हैं। प्रोफेसर S.C. दुबे ने जो वर्गीकरण किया है वो यहाँ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। S.C. दुबे ने जो है जनजातियों की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण और अर्ध महत्वपूर्ण भागों में विभक्त किया है। देखिए, महत्वपूर्ण में उन्होंने खाद्य संग्रह अवस्था, अव्यवस्थित प्राथमिक कृषि अवस्था, व्यवस्थित प्राथमिक कृषि अवस्था को लिया है, जबकि अर्ध महत्वपूर्ण में उन्होंने उन जनजातियों को सम्मिलित किया है जो कि काश्तकारी एवं उद्योग से जीवन यापन करने वाली है, जो पशुचारी अवस्था में है, जो अपराध के माध्यम से जीवन यापन करने वाली अवस्था में है। तो इस तरह से प्रोफेसर S.C. दुबे ने ये वर्गीकरण किया है। आगे जैकब्स और स्टर्न का वर्गीकरण। तो जैकब्स और स्टर्न ने जो वर्गीकरण किया है उन्होंने जनजातियों को या आदिम जनजातियों को दो भागों में बांटा है। पहला उन्होंने शिकार करने, मछली मारने, भोजन एकत्रित करने वाली अर्थव्यवस्था वाले समूह, और सेकंड उन्होंने कृषि तथा पशुपालन करने संबंधी अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह। आगे फिर फर्दर इन्होंने इनको दो दो भागों में बांट दिया है, सरल अर्थव्यवस्था के रूप में और एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। दो दो समूह इन्होंने मान लिए हैं, जैसे भोजन संकलन की सरल अर्थव्यवस्था और सेकंड भोजन संकलन की विकसित अर्थव्यवस्था। और सेकंड जो उन्होंने कृषि और पशुपालन करने वाली अर्थव्यवस्था को के समूह को उन्होंने बताया, तो उसको भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया है, कृषि संबंधी सरल अर्थव्यवस्था और दूसरा कृषि संबंधी विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में।